था, राजा का बेटा राजा बन जाता था, फिर राजा का बेटा राजा बन जाता था। लेकिन यहाँ पे सभा और समिति है ना, उनका मतलब हस्तक्षेप हुआ होता था। और जब योग्य होता था राजा का बेटा तो ही उसको राजा बनाते थे। अगर राजा का बेटा योग्य नहीं है तो फिर वो राजा नहीं बनेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी है कि भाई विधायक का बेटा विधायक क्यों बने? अरे अगर योग्य होगा तो बन सकता है ना भाई, लेकिन अयोग्य होने के बावजूद भी विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों भाई बन सकता है ना यार, उसने मेहनत की है, उसके पिता ने मेहनत की थी, उसने भी मेहनत की थी, बन सकता है। डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो डॉक्टर का बेटा वो क्या बोलते हैं, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता? या फिर किसी मंत्री का बेटा मतलब चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? भाई बन सकता है। और राजा का बेटा योग्य है तो राजा बन सकता है, लेकिन राजा का बेटा अयोग्य है फिर भी राजा बन रहा है, ये स्थिति कहाँ पे होगी? यहाँ पे स्थिति क्या है? राजा का बेटा योग्य है, राजा का बेटा राजा बनेगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाला मामला ही नहीं। प्रॉब्लम किस बात की है? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे क्रिएट होगी? दिक्कत क्रिएट यहाँ पे हुई कि राजा का बेटा अयोग्य है, उसके बावजूद भी राजा का बेटा राजा बनेगा। ये कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं? उत्तर। अब आगे देखो कहाँ पे पहुंच गए हम लोग। राजतंत्र कैसा है? वंशानुगत योग्यता के आधार पर यहाँ पे मतलब चयन हो रहा था, यहाँ पे योग्यता तो कोई सभा और समिति का जो मतलब प्रचलन है, मतलब सभा समिति की अपनी भूमिका होती थी। आज की स्थिति में देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा जैसी स्थिति, किसकी स्थिति? लोकसभा राज्यसभा जैसी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे वो अपना मतलब अस्तित्व खो बैठी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब जो राजा है ना, मतलब बिल्कुल वही वाला मामला, मतलब मेरा वचन ही शासन। नहीं समझ में आया? कौन से? शिवगामी देवी, मेरा वचन ही शासन है ना। राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है ना। रानी बोली रात है तो प्रजा बोला, मंत्री बोला, उसके बाद लास्ट में जाके प्रजा बोली। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सुबह सुबह की बात है, मतलब राजा ने रात को दिन कहा तो दिन को रात कहा तो रात। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा। समझ में आ रहा है? तो ये उत्तर वैदिक काल की बात। अब देखो आगे, आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा जो हुआ करता था इनका वो था पशुपालन। मतलब पशुपालन इनके लिए सबसे ऊपर था, फिर ये खेती भी करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति ये हुई कि उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले नंबर पे आ गई और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। क्यों ऐसा मामला बना? अब बात ये है कि ये सारे के सारे इतने चेंजेस हो कैसे गए? वैदिक काल है और वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ 1000 ईस्वी पूर्व में? तो 1000 ईस्वी पूर्व में वही हो गई थी लोहे की खोज। क्या हो गया था? लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज ने सारी की सारी चीजें चेंज कर दी। और चेंज कैसे कर दी वो समझो। लोहे की खोज से पहले की स्थिति थी ना, तो कृषि पर इतना ध्यान नहीं जाता था। लकड़ी के हल से या थोड़ी सी मतलब जो स्थिति बनती थी कृषि की, तो इतना मतलब उत्पादन नहीं होता था, तो बस अपना काम चलाओ मामला रहता था। तो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी किस पे थी? पशुपालन। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की खोज से इन्होंने धरती को मतलब खोदना शुरू की, समझ गए? और फिर इन लोगों ने मतलब खेती को मुख्य पेशा बना ली। अब देखो लोहे की जब खोज हो गई तो लोहे से क्या होता है? जब तुम्हारे पास कोई हथियार होता है ना, तो एक स्थिति तो ये होती है कि तुम उससे अपनी रक्षा करो, और दूसरी स्थिति होती है कि तुम उससे गैंगस्टर बन के, समझ गए ना क्या कर रहे हो? गैंग बना। मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे पास एक हथियार है ही सबके पास, मोबाइल, चलता फिरता हथियार है बिल्कुल, लेकिन ये किसी और को खत्म नहीं करता, ये जो इसको रखता है उसी को खत्म करता है। अब ये चलता फिरता जो हथियार है ना, इस चलते फिरते हथियार की ये कि अगर तुम इसका यूज करोगे अच्छे से तो ये तुम्हें जमीन से आसमान में बिठा देगा, और अगर तुमने इसका मिसयूज किया तो ये तुम्हें आसमान से जमीन में कब पहुंचा देगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ। किसी पागल व्यक्ति के हाथ में अगर माचिस पकड़ा दोगे तो वायर लगाएगा ना शहर में आपके? नहीं समझ में आए? पागल व्यक्ति के हाथ में माचिस पकड़ा दोगे तो वो तो शहर को जलाएगा। और मैं उस पागल व्यक्ति की बात कर ही नहीं रहा हूँ, माचिस की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूँ। जो मोबाइल है ना वो तुम्हारे पास क्या है? माचिस ही,
माता पिता से बोला ऑनलाइन क्लास लेनी, उन्होंने दे दी, कोई दिक्कत नहीं। सर रुद्राक्ष सर की क्लास ले रहा हूँ मैं उधर से ले गई, अच्छा क्लास ले, क्लास ली 10 मिनट और 10 घंटे रील स्क्रॉलिंग। घर वाले बोल रहे बच्चा पूरे दिन पढ़ाई करता है, मोबाइल नहीं छूटती उसकी, नॉन स्टॉप मोबाइल से पढ़ाई करता है। बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है यार, वो तो विश्वास कर लेते हैं, उनको क्या पता क्या करता है। समझ में आ गया? देख लो अपने साथ, लोहे की जब खोज हुई तो लोहे से एक तो अच्छे उपयोग की बात करें तो उनसे औजार बने। औजारों में चाहे हल्की बात हो, चाहे उससे घास छीलने के लिए मतलब औजार बनाया गया हो, या फिर मतलब फसल काटने के लिए मतलब आंसिए बनाए गए हो, या फिर कुल्हाड़ी बनाई गई हो, वो तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी जो औजार थे और अच्छे थे, मतलब अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए थे। लेकिन उन्हीं से हमने क्या किया, हथियार बना लिए, उसी लोहे से हथियार बना लिए। हथियार का भी अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो उन्नति के लिए। अगर जैसे मान लो कि मतलब तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, तुम्हारे पास मतलब एक भाला है, या तुम्हारे पास आंसिया है, तुम्हारे पास मतलब फरसा है, कुछ भी है लोहे का मतलब धारदार हथियार, तो तुम्हारे पास अगर कोई खूंखार जानवर आ गया तो तुम कम से कम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो ना। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया गया तो, और दुरुपयोग किया गया तो मतलब उसी हथियार से जिससे तुम किसी खूंखार जानवर को काट रहे हो, उसी हथियार से अपने भाई बंधु को भी काट रहे हो। युद्ध हो रहे हैं और लगातार युद्ध की टेंडेंसी बढ़ती चलेगी, और महिलाओं को मतलब युद्ध करने का अधिकार था नहीं, इस वजह से महिलाओं की स्थिति लगातार डाउन होती चली गई। और उनसे बोला कि तुझे पता है मैं लड़के आया हूँ और तू खाना नहीं बनाया, तो मतलब उस स्थिति में महिलाएं सिर्फ कहाँ की होके रह गई, समझ गए, 4 दीवारी के अंदर। और क्या करना है, रोटी बनानी है, खाना बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, वंश आगे बढ़ाना है, ये काम है। और उसको जोड़ दिया गया कि तू इज्जत है, तेरे ऊपर युद्ध हो जाए। मतलब वो बोल रही है कि मुझे युद्ध का अखाड़ा बना क्यों रहे हो भैया, जैसे तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो स्वतंत्र तरीके से, उस तरीके से जिंदगी हम भी जी सकते हैं। युद्ध का अखाड़ा क्यों बनना है, और बनना भी क्यों चाहिए। मतलब राजाओं में एक लड़की के चक्कर में 4 राजा लड़ रहे हैं, और लड़की को सॉरी देख रहे कैसे लड़, तो लड़की भी बेवकूफ है भाई, तू खुद तो डिसाइड कर ले किसके साथ है। नहीं, जो जीता वही से लड़ता है। स्वयंवर और क्या होता था, ताकत के आधार पे, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती थी उसको वो अपना वर्ग चयन कर लेते थे, या तो ताकत या सुंदरता। आज भी वही सब चल रहा है। आज ताकत ने सिर्फ मतलब अपना रूप चेंज कर दिया है। बाहुबल को छोड़ के अभी मतलब कौन सी चीज पे ज्यादा चला गया, पैसे वाला बंगला है वो, लेकिन बाहुबल तो बाहुबल है। मतलब बाहुबल पहले हुआ करता है जैसे ताकत अखाड़े वाला, आज बाहुबल अलग टाइप का हो गया। मतलब इसके पास कितने लोग हैं, कितना मतलब रुतबा है, कितना मतलब गाड़ियां हैं, कितना ये, अरे बाहुबली आदमी, समझ गए। तो मैंने बोला कि लोहे की खोज से क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस आए, वो समझ में आ गया। तुम 2 मुखिया हैं, आपस में लड़ गए। उन 2 मुखिया में से एक मुखिया ने एक मुखिया को खत्म कर दिया। अब एक मुखिया की जगह थी, दूसरे मुखिया की जगह थी, अब वो पूरी की पूरी जगह एक मुखिया थी। धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी हुई कि छोटे छोटे कबीले पहले जन में तब्दील हुए, जनपद में तब्दील हुए, और आगे चल के यही कंडीशन क्रिएट हुई कि महाजनपद में, मतलब पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, इवन भारतवर्ष में क्या, भारत से बाहर भी, मतलब पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान तक की अगर बात करें तो इतने बड़े एरिया में जो महाजनपद मतलब पहले हुए थे, और महाजनपदों की संख्या कुल मिला के कितनी थी, 16। समझ में आ रहा है। तो इतने बड़े राष्ट्र क्रिएट हो गए। राज्य नहीं है, क्या है ये, राष्ट्र, मतलब देश है। राजा क्या है, राजा देश का मुखिया है, मतलब वो अपने देश का मुखिया है, दूसरा अपने देश का मुखिया, तीसरा अपने देश का मुखिया है। और वही वाला मामला है, एक राजा ने दूसरे देश के ऊपर मतलब अटैक किया, या मतलब एक महाजनपद वाले राजा ने दूसरे महाजनपद के ऊपर अटैक किया, वो उसका हो गया।
आज हमारा जो देश है वो देश या विश्व भर का कोई भी देश है तो ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है कि दूसरे देश में दूसरे देश को हड़प लिया, क्योंकि आज वो स्थितियां परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उस समय पे तो तलवार की ताकत ही सीधा सीधा सब क्लियर वाला मामला है। जो हारेगा वो गया, और हारे हुए राजा के साथ जीता हुआ राजा क्या करेगा वो तो जीता हुआ राजा जाने। उसको वो दास बनाएगा, उसको वो मारेगा, उसके राज्य को हड़पेगा, उसको बख्शेगा, क्या करेगा वो तो जीता हुआ राजा जाने। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो अब देखो अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो जिससे तुम चीजों को समझ पाओगे, तो एक शब्द है यहाँ पे गौहनता। गौहनता जो शब्द प्रयुक्त होता था वो शब्द प्रयुक्त होता था अतिथि के लिए। मतलब अतिथि को ये भगवान से भी बढ़ के मानते थे। अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि मतलब मेहमान। मेहमान है ना, मेहमान को ये भारत की जो स्थिति है वो हमेशा से रही है कि अतिथि के लिए कुछ भी कर देंगे। राजा मोहरध्वज की कहानी तुमने सुनी होगी, उसने अपने बेटे को काट दिया अतिथि के लिए। इकलौता पुत्र और हस्बैंड वाइफ दोनों ने मतलब उसको काट दिया। समझ में आ रहा है? अतिथि के लिए बोल रहा हूं मैं, मतलब अतिथि, हालांकि वो तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने गए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन परीक्षा का उनको थोड़ी पता है कि कोई परीक्षा लेने आया। लेकिन ये तो सोच के देखो कि अतिथि की वैल्यू कितनी है। समझ में आ गया? तो गौहनता जो शब्द है ना, इस गौहनता का अर्थ बहुत गहरा है। मतलब जिसके लिए अपनी सबसे प्रिय या जिसकी हम पूजा करते हैं गाय, उसको भी हम काट सकते हैं। किसके लिए? अतिथि के लिए। मतलब अतिथि के लिए जो गाय के लिए पता है कौन सा शब्द प्रयोग होता है? अघन्या, मतलब न मारे जाने योग्य पशु। मेरा मतलब ये है कि मैं अगर किसी को ये बोलूं कि मेरी जान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से मैं कुछ बोल रहा हूं उसको। मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो जान है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया में कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता हूं। नहीं समझ में आया? इससे समझ लो, गाय अघन्या पशु है जिसको मारा नहीं जा सकता। इसके मारने का मतलब होता था मृत्युदंड या आत्महत्या कर लेना। लेकिन अतिथि की जब बात आती है तो अतिथि के लिए अगर गाय को भी मतलब मारने की जरूरत पड़े तो हम गाय को भी मार देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें खुद को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम खुद को भी न्यौछावर कर देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। वो है अतिथि। और इंडिया में जो अतिथि आए उनकी तो क्या ही बात बोली जाए, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे मुसलमान आए हों, चाहे फिर पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो आए हों। और अतिथियों ने कैसा सिला दिया वो तो तुम जानते ही, जानते हो ना। चलो यहाँ पे जो शब्द है ना, जो गौहनता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौहनता गाय के लिए नहीं, अतिथि के लिए। अघन्या जो शब्द है वो किसके लिए? गविष्टि जो शब्द है वो किसके लिए? आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है? आर्यों का सबसे पूज्य पशु या पवित्र पशु कौन सा है? गाय। सबसे प्रिय पशु घोड़ा, सबसे पूज्य या पवित्र पशु गाय। ऋग्वैदिक काल में या जो ऋग्वेद है, क्या ऋग्वेद नहीं, ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गाय का जो उल्लेख है वो 176 बार किया गया है। इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मतलब 250 बार है, और अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जिससे कुछ समझ में आ जाएगा। ये धार्मिक स्थिति लिखी है, क्या लिखी है? और ये भी धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से प्रकृति पूजक थे। क्या? प्रकृति पूजक थे। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र वर्षा का देवता है, मित्र अग्नि के देवता है, वरुण वायु के देवता हैं, और नासत हैं चिकित्सा के देवता। यज्ञ कर्मकांड, मतलब जो यज्ञ हवन है वो तो होते थे, लेकिन जो कर्मकांड है ना वो नहीं होते थे।
यज्ञ हवन मतलब अगर उनमें से कर्मकांडों को हटा दिया जाए, जैसे अगर कोई यज्ञ कर रहा है, बोला यज्ञ काय के लिए कर रहा हूँ, उसके मतलब जैसे उसका बेटा मर जाए या उसके राज्य का नाश हो जाए, उसके लिए यज्ञ। तो ऐसे ही तो होते थे, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, काय के लिए तपस्या कर रहा है, उसका राज्य नष्ट करने के लिए तपस्या कर रहा है, मतलब ये कर्मकांड है। कौआओं के कोसने से ढोर मरते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते, फिर कौआओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। यज्ञ हवन अगर तुम कर रहे हो तो यज्ञ हवन पॉजिटिव मतलब सेंस में करो। और यज्ञ हवनों का जो मतलब मामला हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, वैसे भी जब यज्ञ हवन होते हैं ना, तो जो वायु होती है ना, तो वायु बहुत शुद्ध हो जाती है। यज्ञ हवन मतलब शुद्ध घी, इन सब चीज़ों में मतलब हुआ करते थे। तो बोलते हैं नहीं पॉल्यूशन फैल रहा है, भाई पॉल्यूशन नहीं फैलता, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव हर चीज का होता है लेकिन पॉजिटिव भी है, ठीक है। प्रकृति पूजा पर अत्यधिक बल मतलब देते थे। भाई मैंने बताया कि ये लोग चाहे पेड़ पूजा, जो जैसे आज हम मतलब बात करते हैं, तुलसी का पौधा तुम जानते हो अच्छे से, छोटा सा पौधा है तुलसी का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मतलब छोड़ने वाला पौधा है। उसके जो औषधि गुण है उनके बारे में तो क्या ही बोला जाए, लेकिन तुलसी का जो पौधा है वो बचता ही नहीं अगर उसको हम देवी नहीं बोलते तो। अगर हम उसकी पूजा नहीं करते तो उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देते, अब तक नष्ट कर देते, लेकिन तुलसी को कोई नहीं तोड़ता क्योंकि उसको हम क्या मानते हैं, देवी। हमने बोल दिया कि पीपल के वृक्ष में भूत रहता है, बेटा सोच समझ के काटना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो पीपल के वृक्ष में भूत नहीं रहता, इतना बड़ा वृक्ष है यार, इतने बड़े वृक्ष को मतलब काटो मत, इस वजह से बोला गया है। पीपल के वृक्ष में ये वाला देवता रहता है, इसमें प्रीत रहता है, इसमें ये वाला बाबा, इसमें वो वाला, क्योंकि वो बहुत समझदार लोग हुआ करते थे। उन समझदार पूर्वजों ने कम से कम प्रकृति को बचाने के लिए, आज प्रकृति को तुमने देखा वो हैदराबाद में मतलब कैसे मतलब 400 एकड़ मतलब वन को नष्ट कर दिया, वहां पे पूरी तरीके से जो वन्य जीव है वो मतलब चिल्ला रहे थे, चाहे हिरणों की बात हो चाहे मोर की बात हो, देख रहे हैं कि नहीं देख, लेकिन वो रुके नहीं रुके। आज हम कंक्रीट खड़े करने के चक्कर में पूरी तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। भाई परिणाम तो भुगत रहे हैं और भुगतने पड़ेंगे, भुगत रहे हैं ना। कभी बाढ़ की समस्या तो कभी सूखे की समस्या, कभी गर्मी से चिल्ला रहे हैं, तो कभी बोल रहे हैं कि सर्दी का समय सर्दी पड़ी नहीं रही, गर्मी का समय बरसात हो रही है, बरसात का समय बरसात तो नहीं हो रही, गर्मी पड़। अरे तो तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इस तरीके से किया, संतुलन बिगड़ गया भाई। खेतों की मेड़ पे पहले स्थिति ये हुआ करती थी कि खेतों की मेड़ पे तुम देखते थे तो पेड़ लगे मिलते थे, जहां देखो जिसकी भी खेत पे चले जाते थे तो बोलते चलो वहाँ छाया, मतलब जो छाया है वहां पे जाके बैठेंगे, छांव में बैठेंगे, चलो मतलब दोपहरी का समय। आज मेड़ ही नहीं बची, पेड़ तो छोड़ दो, मेड़ है ना, मेड़ को ही काट दिया। और मेड़ के चक्कर में एक भाई ने दूसरे भाई को काट दी। बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, इसने जो ट्रैक्टर चलाया था उस ट्रैक्टर ने मेरी जो मेड़ थी इतनी काट ली इसने, अब करोड़पति होंगे वो उसी मेड़ में से। ना तो मेड़ रही ना पेड़ रही। तो जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हम कर रहे हैं, परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे इसके, भुगतने पड़ेंगे या पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं। घरों में पेड़ हुआ करते थे, अब घर में पता है घर से तो पेड़ कटवा दिए, लेकिन छत पे रख रहे हैं आर्टिफिशियल पौधा, प्लास्टिक के पौधे। समझ में आ रहा है? घरों को सजाने के लिए शादी हो रही है, गार्डन ऐसा होना चाहिए उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए। ग्रीनरी को तो तू काट काट के बैठा है, ग्रीनरी का के लिए करवा रहा है। अब तो तू भवन बना, राजमहल बना, राजमहल टाइप की मतलब उस तरीके से भाई व्यवस्था बनाना। अब क्या जरूरत पड़ रही है ग्रीनरी की? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम विकास मत करो, लेकिन विकास के चक्कर में विनाश मत करो। विकास अपनी जगह पे है, प्रकृति का संतुलन अपनी जगह पे है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, तो जो पूर्वज हुआ करते थे वो प्रकृति को समझते थे अच्छे से।
हम बोल रहे हैं क्या हो जाएगा प्रकृति के साथ। वो डोनाल्ड ट्रम्प मतलब अरे वो पेरिस जलवायु समझौता हुआ, बोला उससे बाहर हो गया, बोला कि कोई दिक्कत नहीं, करो कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन अगर तुम जितना ज़्यादा करते जाओगे, ओजोन परत है वो उसमें मतलब क्या बोलते हैं छलनी होती जा रही है। कंडीशन ऐसी होगी कि सारे के लोग हैं सबको कैंसर हो जाएगी, मर जाएंगे सब। फिर देखते रहना अपना कंक्रीट वाली इमारतों को कौन देखेगा, तुम्हारे कंप्यूटर को कौन देखेगा, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी मशीन तुमने मतलब खड़ी कर रखी है उनको कौन देखेगा, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम उस पेड़ को काटने से पहले कहीं पे एक पेड़ लगाओ और वो पेड़ उतना बड़ा हो जाए, फिर इस पेड़ को तुम काट लेना आराम से। अपने घर से पेड़ काटना है तो अपने खेत की मेड़ पे जाके पहले 2 पेड़ लगा के आओ। जब वो पेड़ इनके इस पेड़ के बराबर ऑक्सीजन देने लगे, समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं, उसके बाद इस पेड़ को तुम काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कम से कम संतुलन तो बनाए रखा। मेड़ से भी काट दिए, घर से भी काट दिए, अब उम्मीद कर रहे हो वो पंछी दिखाई नहीं देते हैं। इतने सारे पहले चिड़िया आती थी, तोता आते थे घर में, मतलब कैसी चहचहाट होती थी, अब कोई आता ही नहीं। कहाँ है? तेरे सिर पे आके बैठे। मतलब बता तो उनको, जगह तो बता, कहाँ है उनके लिए आवास, रहने के लिए जगह तो बताओ। कहाँ चले गए वो? चले गए कहीं, मर गए होंगे बेचारे तड़प तड़प के। शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन वो शिक्षा ना बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। भाई ऐसी शिक्षा किस मतलब की है? जो शिक्षा आज खत्म कर रही है पशुओं को, वन्य जीवों को खत्म कर रही है, वो शिक्षा आज पंछियों को खत्म कर रही है। भाई आग अगर कहीं और लग रही है ना तुम्हारे पड़ोस में, जाके बुझा लो, वो दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि वो आग कल तेरे घर को भी लपेटे में लेगी। आज समझ जाओगे तो बढ़िया है, हो सकता है कल प्रकृति संभलने के लिए मौका ही ना दो। वो देख रहे हो वो सिंगापुर में अभी मतलब म्यांमार और सिंगापुर में कैसा मतलब उन्होंने कंक्रीट खड़ा कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने टूरिस्टर आते हैं, ये वो स्विमिंग पूल। मैं तो देख रहा था कि जब मतलब भूकंप आया तो एक कम से कम मतलब 10-20 मंजिल, मतलब मैंने तो फिलहाल इतना मतलब देखा नहीं काउंट करके, पर बहुत बड़ी इमारत थी। उस इमारत में ऊपर से पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल उसमें कहाँ पे था? ऊपर। मैं देख रहा था, वाह नहा लो भाई, इसमें तो मतलब खेल हो रहा है भाई, खेल। कंक्रीट तो खड़ा कर लिया लेकिन भूल गए कि भैया प्रकृति है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। करो भाई, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विनाश नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देवताओं की बात करें तो समझ में आ गया तुम्हें। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और बोला गया कि जो ब्रह्मा है वो सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता हैं, विष्णु है वो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जो महेश यानी भगवान शिव हैं वो मृत्यु के देवता हैं। मतलब जन्म अगर हो रहा है तो वो ब्रह्मा, उसका पालन पोषण कर रहे हैं तो विष्णु, और जब मृत्यु हो रही है तो मृत्यु के देवता कौन है? महेश। ठीक है, तो ये मतलब 3 देव की जो मतलब संकल्पना है वो आ गई। यज्ञ हवन है ना, वो कर्मकांड से युक्त हो गया। वो यज्ञ काय के लिए हो रहे थे पता है? यज्ञ हो रहा है मेरा पुत्र होना चाहिए, यज्ञ हो रहा है कि युद्ध हो तो उस राजा से मतलब मैं जीत जाऊं। समझ में आ रहा है? तो ये जो यज्ञ हवन है ना, वो यज्ञ हवन हम काय के लिए हो गए? किसी को ऐसे करके बोलते नहीं कि उसने ऐसे काला जादू, सफेद जादू, नीला जादू, पीला जादू, समझ में आ रहा है? ये सब मतलब भर गए, कर्मकांड भर गए, रीतियां मतलब आ गई एक लेवल से ज्यादा। तो ये धार्मिक स्थिति है ना, वो धीरे 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 उसका पतन होने लग गया। समझ में आ गया तुम्हें ये चीजें अच्छे से? क्लियर है ना? चलो यहां तक हम समझ गए थे, ठीक है। जो बलि है ना, बलि एक टैक्स हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, ये स्वैच्छिकर हुआ करता था। स्वैच्छिकर मतलब राजा है, मेरे घर में मतलब मानो कि 4 गाय हैं,
और 4 गाय ने मतलब समझो कि दूध दिया 10 लीटर, कितना, और 10 लीटर दूध में से मैं आधा लीटर दूध अपनी इच्छा से राजा के घर दे के आ गया। राजा के घर क्यों दे के आ गया? क्योंकि राजा हमारी रक्षा करता है। जब कोई हमारी गाय चुरा के ले जाता है तो राजा सैनिक भेजता है कि जाओ। तो ये जो टैक्स लगता था ना, ये बलि ये स्वैच्छिक करता राजा का सम्मान करती थी प्रजा। और मुखिया है तो मुखिया के घर में मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना मतलब सब चीज़ें मतलब वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी। और कोई आ भी रहा है, मेहमान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो राजा के यहाँ पे कम से कम चीज़ें रहें। ये स्वैच्छिक कर हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आया और ये स्वैच्छिक कर है ना, वो स्वैच्छिक ना होके अधिरोपित कर दिया गया। देना ही पड़ेगा 2.5 लीटर दूध राजा का। समझ गए? इतना खेती में से इतना अनाज राजा का, नहीं दोगे तो धुने जाओगे। समझ गए? तो ऋग्वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल, इनका जो पेय पदार्थ हुआ करता था एक तरीके से ये मतलब शायद ऐसे समय का पेय पदार्थ है, जैसे आज के हिसाब से देखो तो जैसे शराब की तरह से इसको मतलब तुम ले सकते हो, या फिर जैसे मतलब जब कोई महोत्सव वाला मामला है या किसी अच्छा मतलब समय है तो ये किसका प्रयोग करते थे? सोमरस। खाद्य पदार्थ मतलब जो पवित्र नदी इनकी सबसे है वो सरस्वती नदी हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा उल्लेख है वो सिंधु नदी का मतलब मिलता है। और सिंधु नदी का मिलने का कारण तुम्हें पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई और ये सबसे पहले वहीं तो आए थे। तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में मतलब लिखा है इन्होंने। गंगा का 1 बार उल्लेख मिला ऋग्वेद में और यमुना का 3 बार मिला। ये ऋग्वेद की बात हो रही है भैया ना। भाषा इनकी कौन सी थी? संस्कृत। और ये लोग थे कौन वैसे? ये आर्य थे। कौन? आर्य। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़ियन। कौन थे भाई? द्रविड़ियन। तो आर्य है ना, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और आर्यों ने जिनको पराजित किया उनको बोला अनार्य, मतलब निकृष्ट। ठीक है। और कंडीशन थोड़ा सा समझो अच्छे से। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो प्रशासन इनका मतलब 5 भागों में विभाजित था। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या हुआ करती थी? कुल। उससे बड़ी ग्राम, उसके बाद देश, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र का जो मुखिया वो क्या हुआ करता था? गोप। गोप को क्या बोलते थे? राजा। मतलब राजा को क्या बोलते थे? गोप। गांव का जो मुखिया है वो ग्रामीण हुआ करता था। विष का जो प्रधान है वो विषपति। चारागाह का जो प्रधान है वो कौन है? वाचस्पति हुआ करता था। जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो गुप्तचर हैं उनको बोला जाता था पुरोप, दुर्गपति या फिर स्पष्ट। समझ में आ गया कि नहीं? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हैं उनको पुरोप, दुर्गपति या फिर स्पष्ट के नाम से मतलब जानते थे। राजा का सहयोग पुरोहित व 12 रत्निन सेनानी करते थे। मतलब ये एक तरीके से इसको तुम कैबिनेट मान सकते हो। जैसे जो पुरोहित है वो सलाहकार हो गया, राजा को सलाह देने वाला कि भाई क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ये चीज़। और ये जो मतलब रत्निन है एक तरीके से ये क्या हो गया? उसके सहयोगी मंत्री एक तरीके से। ठीक। जो वेदत है ना, वेदत, ये वेदत एक तरीके से जैसे मैंने बताया ना, जैसे उसमें सभा समितियां हुआ करती थी, वैसे ये मतलब सभा, समिति, गढ़ और वेदत ये 4 संस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है। इसका 122 बार मतलब जिक्र मतलब मिला हुआ है। देखो इसका जो मामला है ना, ये खासकर मतलब धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित एक संस्थान हुआ करता था। ठीक है। नव वधुओं का स्वागत और धार्मिक अनुष्ठान ये इसी में मतलब हुआ करते थे। जैसे सभी का, जैसे लोकसभा का अपना काम है, राज्यसभा का अपना काम है ना, वैसे समिति का जो प्रधान हुआ करता है उसको बोलते थे ईशान या फिर पति। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी भाई? परिवार हुआ करती थी। परिवार का जो मुखिया है उसको कुलुप या फिर पिता बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही तो बोला कि महिला की जो मतलब स्थिति थी, महिला की स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, पर ये सारी की सारी उल्टी हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे महिला एक तरीके से स्वतंत्र थी। महिला मतलब जो चाहती थी वो कर सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष जो चाहता है वो पुरुष कर सकता है, तो महिला जो चाहती थी वो महिला कर सकती थी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मतलब खत्म हो गई कब? उत्तर वैदिक काल में। अब जैसे एक छत्री है तो छत्री अगर किसी मतलब ब्राह्मण की लड़की से शादी कर रहा है तो उसको मतलब बोला गया उत्तर वैदिक काल में कि नरक में जाएगा। ये गलत है।
मतलब उल्टा विवाह। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अगर शादी कर रहा है किसी क्षत्रिय की लड़की से तो ये सीधा विवाह है, कोई दिक्कत नहीं कर सकता। समझ गए? जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं उनको क्या बोला जाता था? समाज। ठीक है। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, इनका नाम है भाई बास, अधिवास और नेवी। ठीक है, इनको मतलब एक बार वैसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते थे पाणी। ये डायरेक्ट शब्दों से प्रश्न आते हैं, इनको ऐसे मत छोड़ देना कि सर बस वो समझाया वो चीजें याद रखनी है। वो तो सिर्फ ऐसी चीजें थी जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट पेपर में रखी रहती है। और मतलब उसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल में पानी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। अब तो सोचो पानी मतलब पानी, अब पानी मतलब पानी किया तो पानी पानी हो जाएगी, फिर ऐसे करके गाँव में ना समझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति है वो सूदखोर हुआ करता था। मतलब समझ रहे हो, आज ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति है वो क्या है? उस समय पर ऋण लेना मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज मतलब ऋण दे के जो ब्याज ले रहा होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेठ। समझ गए? उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा हुआ है? हल को बोला है, जो हर है ना, हल को क्या बोला जाता था? हल को बोला जाता था सीरा, और जो हल रेखा है ना उसको बोला जाता था सीता। मतलब जो हल है ना, हल को क्या बोला जाता था? सीरा। और हल से जो मतलब जैसे जो जुताई होती थी उस जुताई का जो मतलब लकीर बनती है उसको क्या बोला जाता था? सीता। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ भाई, पहले गोत्र जैसी प्रथा नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक